फर्स्ट यूनिट में ये ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस है आपका। अब जो ऑर्डिनल है इसका मीनिंग क्या होता है कि यूटिलिटी को अपने ऑर्डर में मतलब कम या तो ज़्यादा मेजर कर सकते हैं, लेकिन यूटिलिटी को कभी भी नंबर में मेजर नहीं कर सकते। यानी अगर कोई बोले कि किसी चीज़ के अंदर से मुझे 10 यूटिलिटी मिलती है, या कोई बोले कि मुझे इसके अंदर से 5 यूटिलिटी मिलती है, तो वो कंसेप्ट इसमें नहीं चलता। जैसे बताया कि इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस इसका नाम है यहाँ पे। इनडिफरेंस कर्व, इनडिफरेंस का मतलब तटस्थ, किसी इंसान का चेंज ना होना, बराबर। तो ये जो है वो इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस है। और इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस दो अलग अलग अप्रोच में से एक है। दो अप्रोच में से जो सबसे पहला अप्रोच है वो कार्डिनल अप्रोच, जिसको देने वाले कौन, तो मार्शल। और दूसरा अप्रोच है अपना ये ऑर्डिनल अप्रोच, जिसको देने वाले हिक्स एंड एलन। तो याद रखना ये नाम एमसीक्यू के लिए। दो इंग्लिश इकोनॉमिस्ट यानी इंग्लैंड के थे दोनों, एक जे आर हिक्स और दूसरा आर जी डी एलन। इन्होंने मार्शल को क्रिटिसाइज किया। क्रिटिसाइज करना यानी मतलब उनकी थियरी को उन्होंने साबित किया कि ये थियरी इतनी ज़्यादा सूटेबल नहीं है। तो इसकी जगह पे उन्होंने एक अपना वेल नोन पेपर, ये पेपर का नाम भी याद रखिएगा, रिकंसिडरेशन ऑफ द थियरी ऑफ वैल्यू, उसके अंदर बताया। अब देखो, इनडिफरेंस कर्व यानी मतलब इनडिफरेंस कर्व इज अ कर्व जिसके ऊपर का हर पॉइंट आपको एक कॉम्बिनेशन बताता है सबसे पहले। पर कॉम्बिनेशन किसके बीच का, तो दो गुड्स के बीच का, जो आपको सेम सेटिस्फेक्शन देंगे। यानी आप यहाँ जो नीचे डायग्राम है, डायग्राम में से अगर ए को सिलेक्ट करो या बी को सिलेक्ट करो या सी को सिलेक्ट करो या डी को सिलेक्ट करो, इस डायग्राम के इस कर्व के ऊपर के सारे पॉइंट आपको इक्वल सेटिस्फेक्शन देंगे। तो यहाँ कंज्यूमर की तरफ से इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस होता है। यानी ये कंज्यूमर ये सोचता है कि मैं इंडिफरेंस कर्व के ऊपर से कोई भी पॉइंट को अगर सिलेक्ट करता हूँ, तो इसमें मैं दो अलग अलग गुड्स के कॉम्बिनेशन को ले सकता हूँ, लेकिन उसमें मुझे सेम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। यानी ए से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन, बी से, सी से और डी से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन सब सेम होगा। इन अदर वर्ड्स इंडिफरेंस कर्व इज ए लोकस। लोकस यानी बाजू में लिखा है ग्रुप या तो सेट ऑफ वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स, यानी टू सब्स्टिट्यूट्स। याद रखो, सब्स्टिट्यूट्स यानी दोनों एक दूसरे की जगह पे यूज किए जा सकते हैं। दैट यील्ड्स, रिल्स यानी प्रोवाइड सेम सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। अब हम इसके आगे बात करें तो देखें, ये आपका इंडिफरेंस शेड्यूल है और इसके बाद में इंडिफरेंस डायग्राम है, यानी कर्व दिया गया है। अब दोनों में आप देख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, यानी मतलब पहले कंज्यूमर 12 यूनिट वाई गुड्स के सिलेक्ट करता है और सिर्फ एक यूनिट एक्स का। याद रखो, कंज्यूमर को 0 यूनिट सिलेक्ट करने की इजाजत नहीं है इसके अंदर। मतलब कंज्यूमर को कॉम्बिनेशन है सिलेक्ट करना पड़ेगा। कंज्यूमर कभी भी एक्स का 0 या तो वाई का 0 ऐसा सिलेक्ट नहीं कर सकता। अब यहाँ आगे देखिए, यहाँ पे होता है 8 और ये है तुम्हारा 2। तो इसका मतलब मुझे एक इंक्रीज करने के लिए एक्स का कितने सेक्रीफाइस करने पड़े, 4 यूनिट वाई के मुझे सेक्रीफाई करने पड़े। इसको अपने मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन बोलेंगे। एक्स के लिए वाई को छोड़ा गया, इसलिए मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ एक्स फॉर वाई बोला जाएगा इसको। मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, मार्जिनल मतलब एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करना। तो जब भी एडिशनल यूनिट एक्स का मैं कंज्यूम करता हूँ, तो उस वक्त मैं वाई के कितने यूनिट को सेक्रीफाइस कर रहा हूँ। तो देख सकते हो आप यहाँ पे 4 यूनिट सेक्रीफाइस किए। लेकिन जब दूसरी कंडीशन आती है तो उस वक्त आप देख रहे हो कि 8 से 5 हो जाता है, लेकिन यहाँ इंक्रीज तो एक ज हो रहा है, राइट। यानी यहाँ पे 3 डिक्रीज हुआ और उसके सामने एक इंक्रीज हुआ। सिमिलरली यहाँ आप और आगे देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये 5 से 3 हुआ और यहाँ पे वापस एक इंक्रीज हुआ। तो इसका मतलब कंज्यूमर कम सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार रहता है हर बार। एडिशनल यूनिट उसको एक चाहिए एक्स का, लेकिन जब वाई को सेक्रीफाइस करने की बात आती है, तो सब्स्टिट्यूट करने की बात आती है, तो हर वक्त वो वाई को पहले से कम सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी होता है। लेकिन फिर भी कंज्यूमर अपने इनडिफरेंस के ऊपर होता है, यानी मतलब
वो किसी भी पॉइंट को इसमें से सिलेक्ट कर सकता है। अगर वो ए को सिलेक्ट करेगा तो भी सेम सेटिस्फेक्शन, बी को सिलेक्ट करे, सी को सिलेक्ट करे या डी को सिलेक्ट करे, सब पे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन उसका सेम रहता है। अब ये देखो, ये जो डायग्राम के अंदर अपने देख रहे हैं उसमें ये जो कर्व है ना वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोला जाता है इसको। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इसका मतलब क्या होता है कि वो अंदर की तरफ, जीरो की तरफ मुड़ा हुआ है। जीरो की तरफ, अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है। इसके पीछे का कारण यही है कि जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो हर बार डिक्लाइन होता है। अगर ये इंक्रीज होता तो डायग्राम कुछ इस तरह से आता है, और अगर सेम रहता तो डायग्राम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होता। लेकिन ये डिक्रीज हो रहा है इसलिए डायग्राम किस तरह से आ रहा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह से आ रहा है। ओके, तो ये तुम्हारा कब हुआ और इसके साथ में शेड्यूल हुआ। अब प्रिंसिपल ऑफ इंडिफरेंस या तो प्रेफरेंस, तो ये जो है वो हाइपोथेसिस यानी एजम्पशन माना जाता है। यहाँ पे जो डिमांड के लिए होता है ये एनालिसिस ऑफ डिमांड, ये भी डिमांड की तो एक बात है। इस प्रेफरेंस इंडिफरेंस हाइपोथेसिस, इट मींस कंज्यूमर हैज अ स्केल ऑफ प्रेफरेंस, स्केल यानी अलग अलग प्रेफरेंस के उसके पास कॉम्बिनेशंस अवेलेबल है, ऑफ वेरियस ऑल्टरनेटिव लिखा हुआ है, देखो अलग अलग ऑल्टरनेटिव इसके पास अवेलेबल है। राइट, सपोज देर आर 5 ऑल्टरनेटिव्स ए बी सी डी और ई, तो कंज्यूमर प्रीफर करता है ए से बी को, बी से सी को। इसका मतलब ये हुआ कि वो उसका प्रेफरेंस है, कंज्यूमर का प्रेफरेंस यानी कंज्यूमर की चॉइस। बट इफ कंज्यूमर प्रीफर्स डी टू ई इक्वली, यानी मतलब डी को सिलेक्ट करने के बाद, ध्यान देना, अगर मैं ए की जगह बी सिलेक्ट करता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि बी से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन ज़्यादा है, अगर सेटिस्फेक्शन ज़्यादा है तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इनडिफरेंट नहीं हूँ, मुझे डिफरेंस लग रहा है। राइट, और इसी तरह से अगर मैं बी की जगह सी को इसलिए सिलेक्ट करता हूँ क्योंकि मुझे सी में ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है तो मैं इनडिफरेंट नहीं हूँ। लेकिन अगर मैं डी और ई दोनों को इक्वल प्रेफरेंस देता हूँ, मतलब मुझे लगता है कि डी और ई के अंदर कोई भी फर्क नहीं है, तो जब ये इक्वली प्रीफर किया जाता है तो इसको क्या बोला जाता है, इनडिफरेंस बोला जाता है। अब एजम्पशन ऑफ इंडिफरेंस का एनालिसिस, सबसे पहली बात, एजम्पशन क्यों, कोई भी एनालिसिस को जब भी अपने स्टार्ट करते हैं तो उस वक्त हमारे एजम्पशंस होते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स एजम्पशन के बिना चल ही नहीं पाएगा। तो सबसे पहला एजम्पशन है परफेक्ट नॉलेज का, यानी कंज्यूमर को परफेक्ट नॉलेज है किसके बारे में, मार्केट के बारे में। अब मार्केट के बारे में परफेक्ट नॉलेज, तो याद रखने का, क्या याद रखने का, कि अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स के बारे में, उसके प्राइस के बारे में और उसके लोकेशन के बारे में उसको परफेक्ट नॉलेज है। फिर यानी मतलब उसको ये पता है कि कुछ कहाँ कहाँ अवेलेबल है, अवेलेबल है भी कि नहीं है। दूसरा, उसकी प्राइसेस क्या है और वो कहाँ मिलते हैं। फिर रैशनैलिटी मतलब समझदारी, कंज्यूमर रैशनली बिहेव करेगा, इसका मतलब उसको पता है कि उसकी लिमिटेड मनी इनकम है और वो दो या तो दो से ज़्यादा गुड्स को खरीदेगा जिससे वो अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज कर सके। यानी दो बातें यहाँ याद रखनी है रैशनैलिटी में, मिनिमम इनकम से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, या तो लिमिटेड इनकम से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, ये दो चीज़ों को याद रखना है रैशनैलिटी में। अब इसके बाद आगे देखते हैं कंटिन्यूटी। अब कंटिन्यूटी का मतलब क्या कि कंज्यूमर यहाँ समझता है, देखे, सजेस्ट दैट कंज्यूमर्स आर कैपेबल ऑफ रैंकिंग, यानी वो कंटिन्यूअसली रैंक देता रहता है, ऑर्डर देता रहता है, कि उसको पता है कि मेरा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कितना है, उसको पता है किस में से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, किस में से कम सेटिस्फेक्शन मिलता है और किस में इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलता है, ये कंज्यूमर को पता है। फिर आता है उसके बाद में ऑर्डिनल यूटिलिटी। इंडिफरेंस का एनालिसिस अज्यूम्स दैट यूटिलिटी इज ऑर्डिनल। ऑर्डिनल का मतलब यूटिलिटी को एग्जैक्टली मेजर नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देता है तो वो हमेशा बोल सकते हैं कि ए ज़्यादा सेटिस्फेक्शन और बी लेस सेटिस्फेक्शन दे रहा है, तो कंज्यूमर ज़्यादा रैंक किसको देगा, ए को ज़्यादा रैंक देगा और लोअर रैंक मिलेगा बी को। बट एग्जैक्ट डिफरेंस वो मेजर नहीं कर पाए, कितना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन ये नहीं मेजर कर सकते हो। यानी तुम इतना मेजर कर सकते हो कि किस में से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, किस में से कम, पर ये नहीं मेजर कर सकते कि कितना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है या कितना कम सेटिस्फेक्शन मिलता है, ये मेजर नहीं किया जा सकता। फिर आता है उसके बाद में स्केल ऑफ प्रेफरेंस,
इट इज अज्यूम दैट कंज्यूमर, उसका स्केल ऑफ प्रेफरेंस आपके पास पहले से अवेलेबल है। तो कंज्यूमर के पास दो गुड्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन है, उसको वो रैंक देता है या तो ऑर्डर देता है। तो इसी को अपने स्केल ऑफ प्रेफरेंस बोलेंगे। स्केल ऑफ प्रेफरेंस आगे इसके बाद में आएगा, जिसको मैप ऑफ इनडिफरेंस को बोला जाता है। मैप यानी एक पूरा नक्शे जैसा, नक्शा जिसको बोलते हैं वो। अब कंज्यूमर वीक ऑर्डरिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वीक ऑर्डरिंग, कंज्यूमर इनडिफरेंट है, यानी मतलब यहाँ प्रिंसिपल ऑफ प्रेफरेंस और इनडिफरेंस का प्रिंसिपल चलता है। इसका मतलब कंज्यूमर डी और ई में कोई फर्क जानता ही नहीं है या तो करना ही नहीं चाहता। उसको पता है कि दोनों के बीच में उसका सेटिस्फेक्शन सेम है, इसलिए वो इनडिफरेंट रहता है। जहाँ इनडिफरेंट आएगा वहाँ वीक ऑर्डरिंग। मतलब वीक ऑर्डरिंग का मतलब, अगर स्ट्रांग ऑर्डरिंग हो तो इसका मतलब मैं डी को सिलेक्ट करूँ या मैं ई को सिलेक्ट करूँ, तो इसको स्ट्रांग ऑर्डरिंग बोलते हैं। लेकिन वीक ऑर्डरिंग का मतलब डी और ई को सिलेक्ट करने में मैं किसी को भी अगर प्रेफरेंस ना देता हूँ, तो उसको मैं क्या बोलूँगा, वीक ऑर्डरिंग बोलूँगा। फिर उसके बाद आता है नॉन सेटिएटी, यानी नॉन सेटिस्फेक्शन। कंज्यूमर हमेशा ये जानता है और ये चाहता है कि लार्जर क्वांटिटी यानी लार्जर सेटिस्फेक्शन। मोर सेटिस्फेक्शन का मतलब होता है कि मैं ज़्यादा क्वांटिटी खरीदूंगा तो ज़्यादा सेटिस्फेक्शन, और स्मॉलर क्वांटिटी मतलब सेम स्मॉल सेटिस्फेक्शन यानी लेस सेटिस्फेक्शन। अब देखो इसमें याद रखना कितना सिंपल है। पहले कंटिन्यूटी से बात करें। कंटिन्यूटी में खाली अलग अलग कॉम्बिनेशन को रैंक देना। ऑर्डिनल यूटिलिटी का मतलब यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते, खाली मोर या तो लेस बोल सकते हैं। स्केल ऑफ प्रेफरेंस का मतलब उसको पता है कि दो गुड्स के जो कॉम्बिनेशन है उसमें से कौन से में ज़्यादा कौन से में कम। फिर वीक ऑर्डरिंग का मतलब वो जानता है कि डी और ई दोनों में सेटिस्फेक्शन सेम मिलता है। और नॉन सेटिएटी का मतलब ज़्यादा क्वांटिटी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन, कम क्वांटिटी कम सेटिस्फेक्शन। ये इसी तरह से आपको याद करना है। फिर कंसिस्टेंसी, मतलब एक जैसा होना, सेम लेवल। इसको सातत्यता बोलते हैं गुजराती में। सातत्य यानी सतत। तो कॉम्बिनेशन ए और बी अवेलेबल है, तो इफ कंज्यूमर प्रिफर्स ए टू बी देन हिज सेटिस्फेक्शन। तो देखो, अगर कंसिस्टेंसी का मतलब अगर ए टू बी अगर सिलेक्ट करता है तो कंज्यूमर ए टू बी कायम सिलेक्ट करता ही रहेगा, ऐसा। राइट, यहाँ आगे प्रिंट नहीं हुआ है। अब सपोज तीन कॉम्बिनेशन है ए बी और सी अवेलेबल, तो अगर कंज्यूमर ए से बी को सिलेक्ट करता है, बी से सी को सिलेक्ट करता है, तो ए से सी को भी सिलेक्ट कर पाएगा। सिंपल इसका मतलब ये होता है कि जब अपने ऐसा सीखते थे ए इज इक्वल टू बी हो, फिर उसके बाद में बी इज इक्वल टू सी, तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं ना कि ए इज इक्वल टू सी। एग्जैक्टली सेम ये हुआ ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी का मतलब क्या, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, तो ए इज इक्वल टू सी साबित हुआ, ये हुआ। राइट। पर कंज्यूमर कभी भी नेवर प्रीफर बी टू ए व्हेन बोथ आर अवेलेबल, यानी एक बार उसने सिलेक्ट कर लिया कि ए से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन, ए टू बी लिखा है यानी मतलब ए को सिलेक्ट करे बी के कंपैरिजन में, तो फिर बाद में वो बी को सिलेक्ट नहीं करेगा ए के कंपैरिजन में, क्योंकि एक बार उसने सिलेक्ट कर लिया और उसको पता चल गया कि इसमें से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो वो हमेशा वही रहेगा। अब व्हाट इज इंडिफरेंस मैप, जो आगे मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, ये क्वेश्चन एकदम सिंपल क्वेश्चन है, समझ लो। आप देखिए इसमें इनडिफरेंस में आपको ग्रुप ऑफ वेरियस इनडिफरेंस कर्व, एक इनडिफरेंस कर्व नहीं, आप यहाँ देख सकते हैं, देखो, एक, दो और तीन, तीन अलग अलग इनडिफरेंस कर्व है, IC1 IC2 और IC3। राइट। इसको अपने क्या बोलेंगे, सेट ऑफ इनडिफरेंस कर्व्स बोलेंगे या तो मैप ऑफ इनडिफरेंस कर्व बोलेंगे। When number of indifference curves are taken together, it becomes indifference map। अब ड्रॉ करने का तरीका है इंडिफरेंस मैप को, तुम ऐसे ही कोई भी लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते। ये तीनों तीन पैरेलल होने चाहिए, और तीनों तीन यहाँ पे कोई भी जगह पे y या तो x को टच करे ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों x और y को टच ना करने चाहिए। राइट। और तीनों दिन कैसे होने चाहिए, बिल्कुल पैरेलल होने चाहिए, एक दूसरे के समांतर होने चाहिए। कोई जगह पे गैप कम हो, कोई जगह पर गैप ज्यादा, तो गलत। However, different indifference curves provide different level of satisfaction to consumer. One thing is noted here कि कंज्यूमर हमेशा ये जानता है कि हायर इंडिफरेंस कर्व पे रहेगा
तो हायर सेटिस्फेक्शन मिलेगा। मतलब IC3 से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन IC2 के सेटिस्फेक्शन से ज़्यादा, और IC2 से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन IC1 से ज़्यादा। राइट, तो यहाँ पे मोर सेटिस्फेक्शन, बराबर। तो ये देखो IC3 इज ग्रेटर देन IC2 इज ग्रेटर देन IC1। In the consumer preference scale, various combinations are arranged in descending order। डिसेंडिंग यानी सबसे पहले ज़्यादा सेटिस्फेक्शन वाला, उसके बाद में कम सेटिस्फेक्शन वाला, और उसके बाद में उससे कम सेटिस्फेक्शन वाला। बट इन इन द इनडिफरेंस में वेरियस, देखो प्रेफरेंस स्केल में, प्रेफरेंस स्केल जब करते हैं, ये देखो ये प्रेफरेंस स्केल था तुम्हारा, राइट, ये जो था ना वो तुम्हारा प्रेफरेंस स्केल था। उसमें तुमने पहले ज़्यादा फिर कम ऐसा लिया। लेकिन यहाँ जब ड्रॉ करेंगे ना, तो सबसे पहला डायग्राम ड्रॉ करेंगे अपने कौन सा, सबसे कम वाला, यानी IC1 ड्रॉ करेंगे, फिर IC2 ड्रॉ करेंगे, फिर IC3 ड्रॉ करेंगे। यानी सबसे पहला डायग्राम यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से जाएगा। तो देयरफॉर इट इज नोन एज रेसिप्रोकल ऑफ कंज्यूमर प्रेफरेंस। रेसिप्रोकल यानी व्यस्त, यानी रिवर्स। यानी कोई भी अगर यहाँ पे एग्जाम में पूछा जाए कि मैप ऑफ इंडिफरेंस का कैसा होता है, तो रेसिप्रोकल ऑफ कंज्यूमर प्रेफरेंस स्केल की तरह से। यानी ये डिसेंडिंग ऑर्डर में, जो प्रेफरेंस स्केल है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है, और जो इंडिफरेंस कर्व्स है वो असेंडिंग ऑर्डर में होता है। अब यहाँ देख सकते हैं अपने कि IC जो अलग अलग आपको दिए गए इंडिफरेंस कर्व, वो किस तरह से अलग अलग सेटिस्फेक्शन आपको दे रहे हैं। यानी हायर लेवल ऑफ IC के ऊपर हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। हर IC के ऊपर दो बातें यहाँ पे एकदम क्लियर हो जानी चाहिए, कि सेम इंडिफरेंस कर्व के ऊपर सेम सेटिस्फेक्शन मिलेगा, लेकिन डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व के ऊपर डिफरेंट सेटिस्फेक्शन मिलेगा। पहली बात ये, क्या बोला मैंने, कि अगर मैं सेम लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व के ऊपर होता हूँ तो सेम सेटिस्फेक्शन, लेकिन अगर मैं हायर लेवल पे जाता हूँ तो मेरा सेटिस्फेक्शन हायर होता जाएगा। राइट, जितना हायर लेवल पे जाएंगे उतना हायर सेटिस्फेक्शन मिलेगा, सिंपल। तो ये आपको MCQ में आएगा। सेम IC कर्व सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, हायर IC कर्व हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। दो MCQ यहाँ पे क्लियर होते हैं, कि पहला तो ये कि इंडिफरेंस मैप क्या है, ग्रुप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। दूसरा कि IC, यानी अगर मैं प्रेफरेंस स्केल देखूँ तो प्रेफरेंस स्केल डिसेंडिंग में आता है, और इंडिफरेंस कर्व का मैप जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में आता है। और जो लास्ट वाला जो बताया वो, कि ईच इंडिफरेंस कर्व सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देता है, और हायर इंडिफरेंस कर्व हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। अब और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। देखो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, सब्सटीट्यूशन यानी एक की जगह पे दूसरे को यूज करना, उसको सब्सटीट्यूशन बोला जाता है। यानी अगर एप्पल और ऑरेंजेस है, अगर मैं ऑरेंज खा के एप्पल का जो कॉम्पनसेशन है वो दे सकता हूँ, मतलब अगर एप्पल ना खरीदूँ ऑरेंज ज़्यादा खरीदूँ तो मुझे चल सकता है, तो एप्पल और ऑरेंजेस दोनों एक दूसरे के सब्सटीट्यूट हुए। Marginal substitution is the rate at which consumer is willing to substitute। willing यानी अपनी मर्जी से वो सेक्रीफाइस यानी छोड़ने के लिए तैयार है, वन कॉमोडिटी इन प्लेस ऑफ अनदर कॉमोडिटी, एक कॉमोडिटी को दूसरी कॉमोडिटी की जगह पे। इन अदर वर्ड्स इट शोज मार्जिनल सिग्निफिकेंस। देखो सिग्निफिकेंस यानी इम्पोर्टेंस, यानी मेरे लिए कोई एक चीज़ ज़रूरी होगी तभी उस चीज़ के लिए मैं दूसरी चीज़ को छोड़ूंगा ना। राइट, तो इसका मतलब मैं मार्जिनल सिग्निफिकेंस बता रहा हूँ, कि मुझे एक क्वांटिटी को ज़्यादा खरीदना है तो उसके लिए मैं दूसरी चीज़ की कितनी क्वांटिटी को कम खरीदने के लिए तैयार हूँ, या तो कितनी चीज़ को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हूँ। ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन बताएगा। ये ऑलरेडी अपने आगे सीख चुके हैं, वापिस आया देखो ये, A के ऊपर 12y और 8y B के ऊपर है। इसका मतलब यहाँ पे चार सेक्रीफाइस करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा गया है, चार सेक्रीफाइस किया, लेकिन उसके सामने तुमने कितना इंक्रीज किया, सिर्फ एक इंक्रीज किया। उसी तरह से यहाँ तीन सेक्रीफाइस किया, और यहाँ पे एक इंक्रीज किया, और यहाँ पे दो सेक्रीफाइस किया, और यहाँ पे एक। तो मतलब हर बार हर सब्सिक्वेंट यूनिट के साथ, हर आने वाले यूनिट के साथ तुम सेक्रीफाइस को कम करते जा रहे हो। तो देखो, ए के ऊपर 12y + 1x सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन,
फिर बी के ऊपर अपने देखते हैं कि 4 वाई उसने सेक्रीफाइस किया और एक एक्स को उसने इंक्रीज किया, तब वो ए से बी की तरफ मूव करता है। सेम 8 वाई 2 वाई करेंगे, 8 वाई 2 एक्स करेंगे, तो अपने किसके ऊपर जाएंगे, बी के ऊपर, और बी से सी के ऊपर आना है तो 5 वाई और 3 एक्स, मतलब 3 को सेक्रीफाइस किया। उसी तरह से बी से सी की तरफ मूव करने के बाद सी के ऊपर कंज्यूमर 5 वाई प्लस 3 एक्स से आता है 3 वाई और 4 एक्स के ऊपर, मतलब ये सी से डी की तरफ जाने के लिए कितने यूनिट, 2 यूनिट वाई के सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी है, एक को ज़्यादा कंज्यूम करने के लिए। ऑल पॉइंट्स, लेकिन याद रखना है कि जितने भी पॉइंट्स हैं, चाहे वो ए हो, बी हो, सी हो या डी हो, वो सेम सेटिस्फेक्शन दे, बट दे गिव सेम सेटिस्फेक्शन, या सेटिस्फेक्शन लिख देना है। So they are on the same indifference curve. The marginal rate of substitution is diminishing. Diminishing यानी कम होता जाता है as we move from A to B, B to C and C to D on the same indifference curve. यानी सेम इंडिफरेंस कर्व पे मूव करो तो ये डिमिनिश होता है। डिमिनिश यानी डिक्रीज। डिक्रीज क्यों होता है देख सकते हैं, मैं पहले भी बता चुका ये आपको, स्टार्टिंग के क्वेश्चन में भी देख लो। यहाँ पे 4 से 3, 3 से 2 हुआ है, मतलब डिक्रीज हुआ। इसीलिए ये जो कर्व है वो आगे भी बोला था रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, यानी ओ की तरफ, अंदर की तरफ मुड़ा हुआ आता है। इसको कॉन्वेक्स टू ओरिजिन बोलते हैं। अब ये प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व है, ये भी सेकंड क्वेश्चन जैसा ही बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डायग्राम से ज्यादा, लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान दे। पहले फीचर्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व। आईसी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जैसे ये देखो, ये कैसा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग लेफ्ट टू राइट, बराबर। तो पहले तो ये साबित करें डाउनवर्ड स्लोपिंग। अगर अपने ये साबित करना हो तो पहले तो गलत को गलत साबित करें, मतलब पहले ये साबित करें कि अगर आईसी अपवर्ड राइजिंग होगा तो क्या होगा, अगर नहीं तो क्या, अपवर्ड राइजिंग तो देख लो। सपोज आईसी इज अपवर्ड राइजिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, आप देख सकते हो कि ए कॉम्बिनेशन के ऊपर आप कितना परचेज कर रहे हो, अब कितना परचेज कर रहे हो ए के ऊपर, वाई की इतनी क्वांटिटी और एक्स की इतनी क्वांटिटी जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। लेकिन जब मैं बी की तरफ मूव करता हूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे बी के ऊपर वाई की कितनी क्वांटिटी है और एक्स की कितनी क्वांटिटी है। अब दोनों ही सूरत में आप देख सकते हो ये बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है। दोनों अगर ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो आगे अपने नॉन सेटिएटी की एग्जाम्पशन एजम्पशन के अंदर अपने देखा था कि मोर क्वांटिटी मतलब मोर सेटिस्फेक्शन। तो दोनों ही एक्स की भी क्वांटिटी बढ़ती है, वाई की भी क्वांटिटी बढ़ती है। लेकिन इनडिफरेंस कर्व में आपने क्या देखा था कि सेम इनडिफरेंस कर्व के ऊपर सेम सेटिस्फेक्शन मिलेगा, लेकिन यहाँ ये रूल गलत साबित हो जाता है। होता क्या है कि यहाँ पे अगर ए से मैं बी की तरफ मूव करता हूँ तो मेरा सेटिस्फेक्शन का लेवल इंक्रीज हो जाता है, तो ये गलत हुआ। आईसी में भी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। अब दूसरी कंडीशन ध्यान देना, देखो यहाँ पे ए से बी पे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन, बी से सी पे, ये लिखा है ना, तो अपवर्ड राइजिंग नहीं हो सकता पहली बात तो। अब अगर स्ट्रेट लाइन हुआ इस तरह से, तो देखो इसमें भी अपने साबित करते हैं, ध्यान देना कि अगर मैं ए पॉइंट के ऊपर देख रहा हूँ तो इतना मैं वाई की क्वांटिटी को, और देखो ये एक्स की क्वांटिटी है, ये यहाँ से यहाँ तक एक्स की क्वांटिटी और यहाँ से यहाँ तक वाई की क्वांटिटी है, बराबर। तो ए पॉइंट के ऊपर अपने इतनी क्वांटिटी, अब वाई तो सेम रहता है, वाई तो सेम रहता है, लेकिन एक्स इंक्रीज हो रहा है, देख सकते हो। तो भले वाई सेम रहे, लेकिन अगर एक भी क्वांटिटी इंक्रीज होगी, यानी एक भी गुड्स की यूनिट्स इंक्रीज होंगे, तो भी तुम्हारा सेटिस्फेक्शन का लेवल बढ़ेगा। तो मतलब वापस वही जगह पे आ गए, ए इज लेस देन बी इज लेस देन सी, राइट। यानी बी से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन ज़्यादा है, सी से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन बी से ज़्यादा है, तो ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन भी नहीं हो सकता। तो अब तीसरा ऑप्शन समझो कि वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है, जिस तरह से डायग्राम में दिखाया गया है वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है। अगर वर्टिकल स्ट्रेट लाइन तो भी सेम જ होगा, देखो ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ना रेड लाइन, वो एक्स के यूनिट्स बनते हैं, पर मुझे बताने के लिए यहाँ बोलना पड़ता है कि वाई के यूनिट है, यहाँ तक वाई है और ये एक्स है तुम्हारा, बराबर।
अब देखो यहाँ तुम देख सकते हो कि एक्स सेम रहता है, सब में एक्स से सेम रहता है, लेकिन वाई इंक्रीज हो रहा है, देख रहे हो? मैं जो एरो कर रहा हूँ वो वाई के लिए कर रहा हूँ। वाई इंक्रीज होता है, तो भले एक्स सेम रहे लेकिन वाई इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे आपको सेटिस्फेक्शन हर बार सी के ऊपर ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा बी की कंपैरिजन में, बी के ऊपर ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा ए की कंपैरिजन में। तो वापस वही अपने जगह पे आ जाते हैं, ए इज लेस देन बी इज लेस देन सी। तो टोटल चार में से अब बचा कौन सा? सिर्फ एक, यानी ये डाउनवर्ड स्लोपिंग जो होता है वही। तो इसी के ऊपर आप देख सकते हो कि अगर मैं एक क्वांटिटी को इंक्रीज करता हूँ तो दूसरी क्वांटिटी कम कर सकता हूँ मैं। देखें, साबित करते हैं इसके ऊपर। देखो कि यहाँ पे आपने देखा कि वाई इतना कंज्यूम हो रहा है और एक्स ए के ऊपर इतना कंज्यूम हो रहा है, लेकिन अब मैं एक्स की क्वांटिटी को बढ़ा रहा हूँ, यानी एक्स की क्वांटिटी को इंक्रीज कर रहा हूँ, तो उसके सामने मुझे वाई की क्वांटिटी को रिड्यूस करना पड़ रहा है। यानी एक बढ़े और दूसरा कम हो तो ही सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन रहेगा ना। अगर सेम सेटिस्फेक्शन रखना हो तो एक के इंक्रीज के साथ मुझे दूसरे को क्या करना पड़ेगा? डिक्लाइन करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पे हम बोलते हैं कि जो डाउनवर्ड स्लोपिंग है ना ऐसी कहो, ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ई सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे पाएगा। अदरवाइज बाकी सब में ऐसा नहीं साबित हो पा रहा है। तो ये पहली प्रॉपर्टी तुम्हारी हुई कि आईसी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये पहला। अब कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। अब नेक्स्ट है कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। देखिए जरा, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन यानी जैसे ये वाला डायग्राम अपने देख सकते हैं कि ओ की तरफ अंदर की तरफ ये मुड़ा हुआ है। अब आईसी अगर कॉन्वेक्स नहीं है, इसको है ना बहिर्मुख बोलते हैं, बहिर्मुख। ओरिजिन यानी जीरो। अगर कॉनकेव हुआ तो कैसे होगा? मैं एक यूनिट से दो यूनिट इंक्रीज कर रहा हूँ, दो से तीन, तीन से चार। तो पहले मैंने 20 की जगह 18 यूनिट किए, यानी मैंने दो सेक्रीफाइस किए, बराबर। फिर उसके बाद में यहाँ पे तीन सेक्रीफाइस किए, फिर मैंने इसके बाद में यहाँ चार सेक्रीफाइस किए। मतलब अगर MRSXY देखो तो हर बार इंक्रीज हो रहा है। यानी आगे वाला जो था उसमें चार तीन दो था, यहाँ पे क्या हो गया? दो तीन चार, इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज होगा ना, तो इसलिए ये डायग्राम इस तरह से आएगा। देखो इंक्रीज कैसे पता चले, ध्यान देना बराबर से। ये लेवल आप देख रहे हो सब में सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये वाला भी सेम है और ये वाला भी सेम है। यानी यार मतलब ये लेंथ तुम्हारी सेम है, लेकिन ये वाली जो हाइट दिख रही है वो धीमे धीमे इंक्रीज होती जा रही है। इसको इंक्रीजिंग बोला जाता है, समझे? इंक्रीजिंग जब भी साबित करना हो तो ऐसे साबित किया जाता है। ये एक्स वाला है वो सेम रहेगा, लेकिन वाई वाला इंक्रीज होता हुआ दिखना चाहिए। तो यहाँ वाई वाला देखो यहाँ इंक्रीज हो ही रहा है। ये दो से तीन हुआ और तीन से चार हुआ, तो इंक्रीज होगा ना। तो तुम्हारा डायग्राम कैसे बनेगा? इस तरह से। लेकिन आगे हमने देखा कि कंज्यूमर हमेशा चाहता है कि उसका सेक्रीफाइस कम से कम होता जाए। तो कंज्यूमर का ये नॉर्मल बिहेवियर नहीं है, ये कंज्यूमर का कैसा बिहेवियर हो जाएगा? एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर, क्योंकि कंज्यूमर कभी भी ज्यादा सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार नहीं होगा। राइट? इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन कभी भी नहीं हो सकता एक्स और वाई के बीच में, वो डिक्रीजिंग हो सकता है। तो ये पहला साबित हुआ कि कॉनकेव टू ओरिजिन नहीं हो सकता। अब दूसरा, अगर आईसी स्ट्रेट लाइन है तो देखो स्ट्रेट लाइन में वापिस अपने साबित करते हैं पूरा। तो यहाँ देखो हर बार तुम देख सकते हो दो दो की गैप है सब में, राइट? तो सब में 1x इजिकल टू 2y आता है। तो सब में आप देख सकते हो कि सेक्रीफाइस करने का सेम टू सेम रहता है। और यहाँ पे भी आप देखोगे ये जो गैप है, ये गैप, ये गैप, ये तो सब में सेम જ रखनी है अपने को। लेकिन ये वाली जो गैप है ना वो भी सब में सेम रहती है, देखो वाई वाली गैप भी इसके अंदर सेम रहती है। तो मतलब ये यहाँ पे साबित हुआ कि ये जो कुछ भी है वो स्ट्रेट लाइन इसलिए है क्योंकि
दोनों के बीच का जो सेक्रीफाइस रेशियो है, ए से बी और बी से सी की तरफ का, वो सेम रहता है। अगर ये सेम रहेगा तो कंज्यूमर, ये भी एबनॉर्मल बिहेवियर इसको बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे कंज्यूमर हमेशा सेम टू सेम सेक्रीफाइस करने के लिए कभी भी रेडी नहीं होगा। कंज्यूमर हमेशा कम सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी होगा। तो हमारा कंक्लूजन क्या आता है, इसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे। ये जो आया सब में दो दो दो, जो सब में आया उसको अपने क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इसके बीच में क्या रहेगा, तुम्हारा कांस्टेंट रहेगा। तो 3 MCQ बनते हैं। पहली बात, पहला MCQ ये बनेगा कि अगर समझो कि कॉनकेव टू ओरिजिन हुआ, कॉनकेव टू ओरिजिन हुआ तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इंक्रीजिंग होता है। कॉन्वेक्स टू ओरिजिन हुआ तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिमिनिशिंग होता है। और अगर स्ट्रेट लाइन हुआ तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेट कांस्टेंट रहता है। ओके, एज अंडर द बेसिक एजम्पशन, हमने जो स्टार्टिंग में एजम्पशन किए थे उसी वक्त हमने देखा था कंज्यूमर कैसा बिहेव करता है, रैशनली बिहेव करता है। और रैशनली बिहेव तभी कर पाएगा जब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को वो फॉलो करेगा। यानी मार्जिनल यूटिलिटी उसको लगता है कि गरज कब दिखाएगा, पहले यूनिट में तुम गरज दिखाते हो लेकिन उसके बाद वाले यूनिट के अंदर तुम गरज छोड़ देते हो। तुमको लगता है कि नहीं, ये सब कोई हमारे इतने इम्पोर्टेंस वाला नहीं है, तो हम धीमे धीमे उसको डिक्रीज करते जाते हैं। इसीलिए इसको डिमिनिशिंग बोला जाता है। सिर्फ नंबर ऑफ डायग्राम्स गिनते जाना कि कितने नंबर ऑफ डायग्राम्स अभी तक है। राइट। तो देखो यहाँ पे फाइनली क्या आया, 20 से 15 हुआ, 15 से 11, 11 से 8, तो 5, 4 और 3। तो तुम यहाँ पे साबित होता हुआ देखोगे कि ये लाइन तो अपने जैसे वैसे सब में सेम ही रखनी है, लेकिन ये जो वर्टिकल लाइन है, मतलब ये वाई वाली लाइन है, धीमे धीमे डिक्लाइन होती जा रही है। देखो ये कम होती जा रही है। ये कम होना इसी को डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी या तो डिमिनिशिंग रिटर्न्स बोला जाता है इसके अंदर, डिमिनिशिंग सब्स्टिट्यूशन बोला जाता है। ओके, आगे when the MRS is diminishing, IC is convex to origin as shown in the diagram. Convexity of IC, अब ये अंडरलाइन करना ही है आपको क्योंकि एमसीक्यू में आएगा जो, ये एमसीक्यू है। कॉन्वेक्सिटी ऑफ आईसी इंडिकेट्स रैशनल बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर रैशनल है ये इसी से पता चलता है। क्योंकि अगर इस तरह से डायग्राम ड्रॉ करो तो भी ऐसा हो सकता है, बट इट इज नॉर्मली कंज्यूमर बिहेव्स रैशनली बट इट इज नॉट ऑलवेज सो। मेनी टाइम्स वो एबनॉर्मली भी बिहेव करता है। तो हमको दोनों सिचुएशन समझनी पड़ती है। यहाँ पे आईसी को हमने 3 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया है। जैसे ए से बी की तरफ देखो, सी से डी की तरफ देखो, ये नॉर्मल बिहेवियर है, ए से बी और सी से डी। लेकिन बी से सी अगर हम आते हैं तो ये कंज्यूमर का एबनॉर्मल बिहेवियर है, जहाँ कंज्यूमर कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। अब ये नेक्स्ट वाला जो प्रॉपर्टी है वो देखो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में क्या लिखा है कि दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। इंटरसेक्ट मतलब एक बीजा ने छेदू, परस्पर छेदू के एक बीजा ने। क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया था तब मैंने आपको क्या बोला था कि जब भी इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ करो बिल्कुल पैरेलल ड्रॉ करो, यानी बिल्कुल समांतर ड्रॉ करना है। जरा भी एक दूसरे को टच नहीं होने चाहिए या तो गैप अलग अलग नहीं होनी चाहिए, ये मेरे स्टार्टिंग के वर्ड्स थे। तो यहाँ पे वही चीज़ को अपने साबित करना है। दो इन डिफरेंस को कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। इसके लिए हम समझो उल्टा साबित करेंगे पहले, कि IC1 और IC2 एक दूसरे को जैसे कि इंटरसेक्ट करते हैं। अगर IC1 और IC2 एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बी के ऊपर। अब हमने आगे देखा था एक ट्रांजिटिविटी का, हमने एक देखा था ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी और ए इज इक्वल टू सी वाला। तो देखो सेम इन डिफरेंस का मतलब सेम सेटिस्फेक्शन, मतलब ए और बी का सेटिस्फेक्शन सेम रहेगा। राइट, उसी तरह से सेम इंडिफरेंस कर्व यानी सेम सेटिस्फेक्शन, तो मतलब बी और सी का सेटिस्फेक्शन लेवल भी सेम रहेगा। लेकिन ए और सी अलग अलग आईसी कर्व के ऊपर है। ए और सी
और देख सकते हो कि सी ऊपर वाले इनडिफरेंस कर्व के ऊपर है। अगर वो ऊपर वाले इनडिफरेंस कर्व के ऊपर है तो इसका मतलब वो ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ट्रांजिटिविटी से ये प्रूव होता है कि ए और बी इक्वल है, बी और सी इक्वल है, तो ए और सी इक्वल हो जाते हैं, जो पॉसिबल है नहीं है। ए और बी का सेटिस्फेक्शन सेम है, बी और सी का सेटिस्फेक्शन सेम है, और ए और सी का सेटिस्फेक्शन भी इस हिसाब से सेम हो जाता है। लेकिन साबित ये होता है कि अगर ज़्यादा ऊपर वाले इंडिफरेंस कर्व के ऊपर होगा तो ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगा। तो यानी मतलब हमने जो साबित करना है वो यहाँ प्रूवन नहीं हो पा रहा है। तो इसका मतलब कि दोनों इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। राइट। देखो ये रहा ट्रांजिटिविटी का जो मैंने बताया वो। और ये जो ए है वो लोअर आईसी के ऊपर है, सी हायर आईसी के ऊपर है। तो यहाँ पे आईसी अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो कन्फ्लिक्ट बिटवीन द प्रिंसिपल्स ऑफ आईसी, कन्फ्लिक्ट यानी इनके बीच में विवाद होगा, प्रिंसिपल्स झूठे साबित हो जाते हैं, फिर एजम्पशन आगे देखे तो वो झूठे साबित हो जाते हैं। तो हम मान के चलेंगे कि इंडिफरेंस को कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अब हायर द आईसी, हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ये इसके लिए सिर्फ एक डायग्राम के अंदर साबित करना है हमको। देखो यहाँ ए पॉइंट के ऊपर, जहाँ IC1 के ऊपर ए पॉइंट है, वाई की क्वांटिटी ON है और एक्स की क्वांटिटी OM है, बराबर। यानी ये लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है। लेकिन जब मैं बी पॉइंट के ऊपर जाता हूँ तो वाई की क्वांटिटी भले सेम रहती है, ON की ONH, लेकिन एक्स की क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो आगे हमने देखा था कि ज़्यादा क्वांटिटी मतलब ज़्यादा सेटिस्फेक्शन नॉन सेटिएटी के अंदर अपने देखा था। तो कंज्यूमर हमेशा IC1 से IC2 को प्रीफर करने की कोशिश करेगा। हर बार वो चाहेगा कि वो ज़्यादा ज़्यादा लेवल आईसी के ऊपर वो जाए, यानी ऊपर के लेवल पे जाए, जिससे उसको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल पाए। तो यहाँ पे दो इंडिफरेंस को हमने लिए हैं। पॉइंट बी के ऊपर हम देख सकते हैं कि पॉइंट ए OM यूनिट ऑफ एक्स है, पॉइंट बी OY यूनिट सेम रहते हैं, लेकिन OM से OM1 हो जाता है, इसीलिए उसमें ज़्यादा क्वांटिटी अपने कंज्यूम करवाते हैं, तो हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा। Now the next is ICs need not necessarily be parallel to each other. अब दोनों देखो पैरेलल नहीं भी हो सकते और हो भी सकते हैं। देखो दिस इज बिकॉज स्लोप ऑफ IC इज इक्वल टू MRS। अब यहाँ देखो दिस इज बिकॉज दस, मैं हमेशा ऐसा मानता हूँ कि ये हम जब डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो इसको पैरेलल ड्रॉ करेंगे, इसलिए मैंने बार बार ऊपर बोला कि शुड बी पैरेलल टू ईच अदर होना चाहिए, लेकिन ना हो तो भी चलता है, ये खाली यहाँ पे साबित करना है हमको। तो मतलब यहाँ ऐसा नहीं है कि पैरेलल नहीं ड्रॉ कर सकते, पैरेलल ड्रॉ कर हमको तो पैरेलल ड्रॉ करना है डायग्राम के अंदर, लेकिन नहीं भी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा कहने का मतलब है। इनडिफरेंस कर्व नीड नॉट बी पैरेलल टू ईच अदर, दिस इज बिकॉज स्लोप ऑफ IC इज इक्वल टू MRS। स्लोप का मतलब क्या होता है? चेंज, चेंज करने की जो उसकी गुंजाइश होती है ना, उसको स्लोप बोला जाता है। अब द स्लोप ऑफ IC डिपेंड्स ऑन MRS between X and Y goods. Now, the rate of marginal rate of substitution need not be same in all difference indifference cover schedules. Therefore, it is not necessary that the indifference curve should be parallel to each other. यानी MRS अगर इक्वल हुआ ना सब में, तो यानी IC1 IC2 और IC3 सबके अंदर अगर MRS भी इक्वल हुआ तो ही इसके पैरेलल होने के चांसेस होते हैं, नहीं तो नहीं भी हो सकते हैं। पर अपने जो भी डायग्राम ड्रॉ करेंगे पूरे सिलेबस के अंदर, उसके अंदर सब बार IC1 IC2 IC3 को इसी तरह से पैरेलल ड्रॉ करेंगे। ओके। अब ये वाला देखें, इंडिफरेंस कर्व्स ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट एंड परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट यानी एक दूसरे की जगह पे अपने जिसको यूज कर पाए उसको परफेक्ट सब्स्टिट्यूट बोला जाएगा। और परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये दोनों को अपने कैसे ड्रॉ करना है ये बताते हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट यानी साथ में खरीदना। टू goods are perfect substitutes if a consumer is willing to substitute one good
for the other at a constant rate without affecting their satisfaction. दो गुड्स एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स है, अगर कंज्यूमर एक गुड को छोड़ देता है और दूसरे को सिलेक्ट करता है लेकिन उससे उसके सेटिस्फेक्शन में कोई फर्क ना पड़े, कांस्टेंट रेट, यानी रेट कांस्टेंट होता है सेक्रीफाइस का, एक के सामने एक, दो के सामने दो, इस तरह से, राइट। जो MRS XY अपने देखते थे डिमिनिशिंग, वो इसमें नहीं होगा। इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, तो याद रखना, ये MCQ है, आएगा ही, कि परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हो तो MRS क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और जब MRS कांस्टेंट होता है तो हम क्या देखते हैं, जब भी MRS कांस्टेंट होता है तब लाइन स्ट्रेट हो जाती है। तो द इंडिफरेंस कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन, आया बराबर। तो MRS जब, कितने MCQ बनेंगे परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के अंदर, इंडिफरेंस कर्व क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के अंदर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, तो कांस्टेंट होगा, बराबर। ये दो बातें तुम्हारे याद रखनी है। दिस इज बिकॉज द रेट एट विच द कंज्यूमर इज विलिंग टू सब्स्टिट्यूट वन गुड फॉर द अदर रिमेन्स कांस्टेंट, यानी एक को दूसरे की जगह पे अगर वो सेक्रीफाइस करेगा वो सेम रहता है ना। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, in the case of perfect substitutes, the MRS is constant. This means that the consumer will always trade off one good for the other at the same rate regardless of how much of each good they have. यानी मतलब वो ट्रेड ऑफ यानी मतलब एक की जगह दूसरा खरीदना, एक गुड को दूसरे गुड के सामने एग्जैक्टली सेम रेट पे ट्रेड ऑफ करेगा। यानी 1.5 किलोग्राम अगर मैं एक चीज़ को खरीद रहा था, उसको छोड़ के मैं दूसरी चीज़ को 1.5 किलोग्राम खरीद सकता हूँ, ऐसा। यहाँ पे देखो, डालडा एंड रथ वनस्पति दोनों कुकिंग ऑयल है, और दोनों को इंटरचेंजेबली सेम पर्पस के लिए यूज़ किया जा सकता है। पेप्सी कोला एंड कोका कोला, इसमें भी सब्स्टिट्यूट्स बन सकते हैं, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। अब इसके इनडिफरेंस कब कैसे होंगे, तो शेप आएगा स्ट्रेट लाइन। शेप स्ट्रेट लाइन क्यों आएगा, क्योंकि कांस्टेंट रेट है, बराबर। तो विलिंग टू सब्स्टिट्यूट एट कांस्टेंट रेट है, इसीलिए यहाँ पे फिक्स रेशियो रहेगा। तो आपके सामने इसके डायग्राम से देखो, सिंपल सा डायग्राम, कंज्यूमर IC1 IC2 IC3, IC1 से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन IC2 पे, IC2 से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन IC3 पे, वो तो वही रहेगा, लेकिन लाइंस कैसी आएगी, वो कॉन्वेक्स टू ओरिजिन वाली लाइन नहीं आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी, ओके। अब परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट टुगेदर, साथ में कंज्यूम किए जाते हैं, उसको बोला जाता है, वो भी फिक्स प्रपोर्शन के अंदर। जैसे लेफ्ट एंड राइट शू आर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स, हैविंग वन विदाउट द अदर इज नॉट यूजफुल। एक जूता हो एक जूता ना हो तो कैसे चले। नाउ indifference curve for perfect complements, the indifference curves are L shaped. This shape reflects that the consumer only gains additional, याद रखो, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट के लिए इंडिफरेंस कर्व कैसे होते हैं, एल शेप होते हैं। इसका मतलब कंज्यूमर गेन करेगा जब दूसरा भी साथ में इंक्रीज होगा, सेम लेवल पे इंक्रीज होगा। यानी 4 यूनिट अगर एक के खरीद रहा हो तो 4 यूनिट दूसरे के भी खरीदने पड़ेंगे। तो marginal rate of substitution for perfect complements, the marginal rate of substitution is not constant and changes depending on the quantity of each good. ये constant नहीं रहेगा और वो चेंज होता जाएगा, किस पे डिपेंड करेगा, कितनी क्वांटिटी तुम हर चीज की खरीदते हो। द कंज्यूमर डज नॉट ट्रेड वन गुड फॉर अनदर अनलेस इट इज इन द रिक्वायर्ड फिक्स प्रपोर्शन। जब तक फिक्स प्रपोर्शन दूसरे का नहीं मिलेगा तब तक एक्सचेंज करने के लिए दूसरी चीज को भी तैयार नहीं होगा। अब ये जो है ना परफेक्ट सब्स्टिट्यूट से जाता है वापिस, ये देखो परफेक्ट कॉम, ये एल शेप में हुए, ये सब एल शेप में मैं बता रहा हूँ किस तरह से। ओके, ये परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट के एग्जाम्पल्स है, इसको 2 बार रिपीट कर लिया है। गैसोलीन यहाँ से स्टार्ट होता है, गैसोलीन एंड कूलेंट इन अ कार, पेट्रोल और कूलेंट, कूलेंट यानी ऑयल जो कार में आता है इंजन को कूल रखने के लिए, वो दोनों साथ में यूज करने पड़े, एक दूसरे की जगह पे यूज नहीं कर सकते। पेन और इंक भी सेम है, राइट शू लेफ्ट शू, टाइपराइटर और टाइपिस्ट दोनों साथ में होंगे। टाइपराइटर खरीद लो लेकिन टाइपिस्ट ना हो, कोई फर्क नहीं, कोई काम नहीं हो पाएगा।
देखो शेप एल शेप्ड विथ राइट एंगल बैंड, राइट एंगल के ऊपर थोड़ा बैंड होगा और ये एल शेप होगा। देख ले, the indifference curve for perfect complements forms an L shape because the consumer only gains satisfaction when using the goods in fixed proportion. For instance, if a car requires gasoline and coolant in a specific ratio, having more of one without the corresponding amount of the other does not increase satisfaction. यानी मतलब यहाँ जो एल शेप आपको लगे कैसे एल शेप हुआ, तो देखो ये न तीनों तीन के साथ में आता है एग्जैक्टली बराबर। ध्यान से मेरी बात को सुनना तुम। ये देखो इस तरह से अगर मैं इसको करता हूँ तो ये आईसी, फिर अगर तुम इसको ऐसा करना चाहते हो तो ये दूसरा इंडिफरेंस को भी हो गया, और इसी को अगर आगे कंटिन्यू करके ऐसा बनाना चाहते हो तो ये भी हो गया, और इसी को अगर यहाँ से बनाना चाहते हो तो ये भी हो गया। क्योंकि दोनों की क्वांटिटी मायने रखती है इसमें, इसलिए हम इसको एग्जैक्टली ऐसा एल शेप का ड्रॉ करेंगे। मैं मानता हूँ कि जब भी ड्रॉ करें तो ऐसे ड्रॉ करें। ये पहला आईसी वन हुआ, ये दूसरा, और ये तीसरा, ये तीन एल शेप हुए। और ये स्ट्रेट लाइन जो है ना वो यही बताने के लिए ड्रॉ की गई है। तो अलग अलग क्वांटिटी वाला आईसी अपने ड्रॉ नहीं कर सकते। मतलब तुम ऐसा आईसी ड्रॉ करो, ठीक है, पर यहाँ प्रॉब्लम क्या है, इसकी क्वांटिटी कम है और इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, समझे कि नहीं, इसलिए ये नहीं कर सकते अपने। अब graphical representation, the indifference curve for perfect complements form L shapes. The kinks in the curves represent the fixed proportion in which the two goods are consumed. एक और चीज़ समझा दूँ, थोड़ा करेक्शन में कर लेता हूँ मैं अपने अभी वर्ड्स के अंदर। देखो यहाँ से यहाँ तक, बराबर, तो तुमने x का कितना कंज्यूम किया है, 3, और y का कितना कंज्यूम किया है, उतनी ही क्वांटिटी होनी चाहिए, नहीं 3 होनी चाहिए थी। यहाँ पे 3 के सामने 3 नहीं है। या तो अगर प्रपोर्शन सेम रखना है तो 2 चला सकते हैं आप, बराबर ने। तो फिर अगर तुम 6 सिलेक्ट करते हो ये, तो इसका 4 होना चाहिए। देखो इन्होंने इसी तरह से ड्रॉ किया हुआ है। फिर तुम इसका 9 सिलेक्ट करते हो, यानी 3 इसके बढ़ाते हो तो 2 इसके बढ़ेंगे। देखो वापिस इसको थोड़ा और क्लियर देखते हैं। देखो पहले अपने आईसी वन के लिए 3 गुड एक्स के लिए, राइट, और उसके सामने 2, यानी 3:2 का प्रपोर्शन हमको बरकरार रखना है इसके अंदर। उसके बाद में अगर मैं 6 लेता हूँ तो उसके सामने मुझे कितने मिलते हैं, 4 मिलते हैं वाई के। तो यहाँ पे भी 3:2 का प्रपोर्शन हुआ, और यहाँ पे 9 है, तो इसके सामने कितना है, यहाँ पे भी 6 है। तो प्रपोर्शन सेम रहना चाहिए। मतलब तुम इस लाइन के बाहर कोई भी इंडिफरेंस को ड्रॉ नहीं कर सकते। यहाँ इतनी सारी लाइंस को देख के कन्फ्यूजन हो जाता है। तो अगर आप ये सारी लाइन ड्रॉ ना करो और मैं जो बोल रहा हूँ वैसा खाली एल शेप इस तरह से भी ड्रॉ कर दोगे, ये पहला, ये दूसरा, और ये तीसरा, तो काफ़ी अंडरस्टैंडेबल रहेगा। क्योंकि मैं जब स्टार्ट किया तो मैं भी खुद ये डायग्राम को देख के थोड़ा कंफ्यूज हुआ था। तो यहाँ पे एल शेप होगा, और किंक इन द इंडिफरेंट कर्व, किंक यानी खांच जिसको बोला जाता है, ये खांच है सब। यहाँ पे पूरा स्मूथ कर्व नहीं है, इसको स्मूथ बोला जाता है, और इस तरह से अगर हो ना तो इसको अपने किंक बोलते हैं, यानी खांच पड़ती है यहाँ पे। रिप्रेजेंट द फिक्स proportion इन विच द टू गुड्स आर कंज्यूम। तो ये पोर्शन जो हुआ ना वो तुम्हारे पूरे इंडिफरेंस का एनालिसिस का सिर्फ एक एक हिस्सा हुआ। अब इसके बाद बजट लाइन अपने समझेंगे, जो अपने इसके बाद के नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।